अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग और इसका यूनिट 6 जो कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के मुतल्लक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी कोर्स बुक सामने डिस्प्लेड है। इससे पहले यूनिट 5 में भी हमने वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स को डिस्कस किया या जर्नल वेरिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये टेक्निक है जैसे वाउचिंग की थी जो यूनिट 4 में डिस्कस की, इसी तरह वेरिफिकेशन होगी। तो वेरिफिकेशन से क्या, वेरिफिकेशन इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो फिजिकल फॉर्म नहीं रखते लेकिन स्टिल हमारे एसेट्स होते हैं, और वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनी ने की होती हैं। देन वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स होगी, एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। अच्छा, इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट आपको पता है बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए एक्वायर किए जाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। उनकी यूजफुल लाइफ एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होती है। उनकी जो कास्ट होती है उसको फौरी तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करते, बल्कि डेप्रिसिएशन की सूरत में उसको चार्ज किया जाता है। और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके अमाउंट लिखी जाती है। और इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर वगैरह उनकी इंप्रूवमेंट में इनकर हो तो वो उनकी कास्ट का हिस्सा बनाया जाता है। अब सबसे पहले जो चीज़ एग्जामिन करनी होती है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में, उसमें वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर देखना होता है। ये वो रजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअल फॉर्म में रखा जा सकता है, जिसमें एसेट्स की मुकम्मल तफसीलात दर्ज होती है, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन, उसकी प्रेजेंट लोकेशन लिखी होती है कहाँ पे है, सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस, और उस पर डेप्रिसिएशन का क्या शेड्यूल है। अब जर्नल स्टेप्स क्या है वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट में। सबसे पहले तो देखना होता है कि टाइटल टू द एसेट्स, यानी उनके नाम के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लांट, मशीनरी, गाड़ियां हो गई, लैंड, बिल्डिंग, सबसे पहले उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं कि वो किसके नाम पे हैं। और उसके बाद उनकी फिजिकल इन्वेंट्री को देखना होता है कि क्या जिस नाम के एसेट के एसेट मौजूद हैं क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, के एसेट किस वैल्यू पे बैलेंस शीट पे लिखे हुए हैं। जनरली हम कॉस्ट ऑफ एसेट को लेते हैं, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट, और माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। अच्छा, अब इनके लिए ऑडिट प्रोग्राम क्या बनेगा जब फिजिकल हमने फिक्स्ड एसेट्स को वेरीफाई करना होगा। तो ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, वो सबसे पहले उन सारे फिक्स्ड एसेट की एक डिटेल्ड लिस्ट लेगा और फिर साथ ही उनके डेप्रिसिएशन शेड्यूल, फिर उन सारे का एक सम चेक करेगा, टेस्ट चेक करेगा, डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह देखेगा, और फिर उनकी टाइटल डीड्स इंस्पेक्ट करेगा, जो उनके नाम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि ये एसेट किस नाम पे हैं। उसके अलावा उनकी नेचर वगैरह देखेगा। हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए एक स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत है। हर एक एसेट पे डिफरेंट रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही होती है, तो और उसके मुताबिक फिर उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है। तो डेप्रिसिएशन की बेस, उसका रेट, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर हम वन बाय वन शुरू करें और सबसे पहले बात करें वेरिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की, तो लैंड एंड बिल्डिंग कई तरह की होती है। एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये होती है जिसके टाइटल डीड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम होते हैं, और वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो एज ए ऑडिटर उसमें सारे वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने होते हैं, और देखना होता है कि ये लैंड कितने की एक्वायर की गई, किससे एक्वायर की गई। फिर कुछ होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी वो बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी या गाड़ियां आपकी नहीं होती, वो लीज पे ली होती हैं, किस्तों पे ली होती हैं। तो उस सूरत में देखना होता है लीज एग्रीमेंट क्या है, लीज रेंटल क्या पे करने हैं। इस तरह कुछ सब टेनेंट्स वगैरह होते हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आपने सब लेट की होती है, आगे रेंट पे दी होती है। फिर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होती है, खुद बनाई होती है। तो उसमें देखना होता है कब बनाएगी, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थी, और ये सारी चीजें। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट और मशीनरी करनी होती है। उस सूरत में प्लांट और मशीनरी किन सप्लायर से एक्वायर की गई वो रसीदें देखनी होती हैं। फिर मशीनरी और प्लांट को फिजिकली जाके आप एग्जामिन कर सकते हैं कि मौजूद है। उसके बाद उनका टोटल फिक्स एसेट रजिस्टर पे क्या लिखा गया है, फिर उनकी डेप्रिसिएशन किस हिसाब से चार्ज की गई है, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे उनकी दर्ज की गई हैं ये आप देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ लूज टूल्स, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी फैक्ट्री में जैसे कुछ एक्स्ट्रा साथ में चीज़ें होती हैं जो फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने की ज़रूरी होती हैं। लूज टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे मशीनें वगैरह की सेटिंग की जाती है, उनका ओरिजिनल स्टॉक रजिस्टर और उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह आप देख सकते हैं। इस तरह वेरिफिकेशन ऑफ फर्नीचर, फिक्सचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, उसमें आप इन्वेंटरी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं और उनकी वैल्यूएशन देख सकते हैं। इस तरह वेरिफिकेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स हैं, तो उसको भी आप उनका रजिस्टर देख सकते हैं, फिर उनके रजिस्ट्रेशन बुक्स वगैरह आप देख सकते हैं, सप्लायर्स देख सकते हैं, टैक्सेस देख सकते हैं पे किए गए हैं,
और फिर उनकी एक्यूरेसी और वैल्यूएशन वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छा, आप वेरिफिकेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स पे अगर बात करें तो ये नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे गुडविल वगैरह हो गया, कॉपीराइट्स, सीक्रेट फार्मूला। तो इनटेंजिबल एसेट्स को नॉर्मली तो जब एक्वायर किया जाए तो उनको राइट ऑफ किया जाता है और सारे के सारे एक्सपेंस आउट चार्ज किया जाता है। अब वेरिफिकेशन ऑफ गुडविल जो होती है उसमें देखा जाता है कि बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे लिखी गई है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ पेटेंट्स होते हैं, सीक्रेट फार्मूला जिनकी आपने रजिस्ट्रेशन कराई होती है उनकी आप लिस्ट देखते हैं और क्या वो वाकई आपके नाम रजिस्टर किए गए हैं और उनकी रिन्यूअल का क्या तरीकाकार है। इस तरह जो कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क, डिजाइन वगैरह, उनको भी आप देख सकते हैं। देन तीसरा टॉपिक है जी इस यूनिट का, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आपने बहुत तरह की होती हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, वो कब की गई, कहाँ की गई, रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो आपने देखना, और फिर उनकी वैल्यूएशन आपने देखनी होती है कि किस वैल्यू पर डिपिक्ट की गई हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो किस वैल्यू पे शो की गई हैं, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो किस वैल्यू पे शो की गई हैं। इसमें ऑडिटर की ड्यूटीज ये होती हैं कि वो उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, किसके बिहाफ पे की गई हैं, ये इन्वेस्टमेंट किसके पास हैं, और इसका रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड क्या है, कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है वहां से भी रिकॉर्ड मंगाया जा सकता है और सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए जा सकते हैं। और ये भी देखा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है क्या वो प्रॉपरली दर्ज की जा रही है रसीट्स पे और बुक्स पे। अब इनके लिए ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा? ऑडिट प्रोग्राम यानी वो कौन से स्टेप्स होंगे जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो सारी लिस्ट मंगा सकता है इन्वेस्टमेंट की, बुक में से चेक कर सकता है किस वैल्यू पे शो की गई हैं, मार्केट वैल्यू मालूम कर सकता है इन्वेस्टमेंट्स की, देख सकता है ये इन्वेस्टमेंट्स कब की गई और अब उनकी वैल्यू क्या है और इन पे अभी तक क्या इनकम रिसीव हो चुकी है। इसी तरह वो इन्वेस्टमेंट इनकम की भी इन स्टेप्स के तहत देख सकता है, और इन्वेस्टमेंट इनकम से अगर आपको डिविडेंड आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको एग्जामिन कर सकता है। चौथा टॉपिक जो इस यूनिट का है जी, वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट से मुराद कैश, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, आपका क्लोजिंग स्टॉक्स वगैरह और ये सारी चीजें होती हैं। अब करंट एसेट्स को कैसे वैल्यू करना होता है, ये वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है, उनके डिफरेंट हम बैलेंसेस देख लेते हैं। और इसमें फिर सबसे पहले अगर हम वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स की बात करें, जिन लोगों ने हमसे उधार लिया होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि जिन लोगों को उधार दिया है बाकायदा उनके नाम की क्रेडिट सेल रजिस्टर्ड है और हमारे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखना होगा कोई उनमें से बैड डेट तो नहीं हुआ या डाउटफुल डेट तो नहीं, और फिर किन शराइत पे हमने उन्हें उधार दिया हुआ है और कितने लोगों ने वापस किया और कितने अभी तक वापस नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन एग्जामिन करते हैं। इस तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ कस्टमर्स ने अगर हो सकता है आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की हों। एडवांस पेमेंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ लोगों से हो सकता है आपने एडवांस पेमेंट्स ली हों ताकि आप उन्हें कुछ चीजें बना के टाइम पे दे सकें। इस तरह वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स कर सकते हैं और वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉइज के लिए कोई लोन दिए हैं या और ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिए हैं तो उनको देख सकते हैं कि इन शराइत पे दिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और किस अमाउंट से वो एंटर हुए हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस है, उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैश रखा जा रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं उनकी काउंटिंग करके, और बैंक को लेटर लिख सकते हैं किस कंपनी के बैंक अकाउंट्स में अभी तक कितने पैसे हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है जो प्रोडक्शन के दौरान चल रहा होता है, उसको आप देख सकते हैं। और उसमें भी ऑडिटर की जो ड्यूटी होती है कि वो फिजिकल स्टॉक टेकिंग करे। फिजिकल स्टॉक टेकिंग से मुराद वो क्लोजिंग स्टॉक को काउंट कर सकता है कि अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी चीजें बनी हैं और कितनी चीजें इन प्रोसेस हैं, कितनी चीजें गोडाउन में पड़ी हुई हैं, और उस हवाले से कट ऑफ प्रोसीजर लगा सकता है कि सपोज 30 जून के बाद ये जो स्टॉक है इसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा और इसके साथ बाकी चीजें मिक्सअप नहीं की जाएंगी, और अकॉर्डिंगली सेल्स बुक वगैरह एडजस्ट होती है। इसके फिर ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ले सकते हैं और स्टॉक रजिस्टर्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और फिर इसी की वैल्यूएशन करनी होती है। जो स्टॉक पड़ा होता है उसको आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना होता है या उसकी कॉस्ट बेसिस पे विच इज एवरेज लोअर। तो उसके स्टेप्स ये वन बाय वन लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। और जितना वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जो मशीनों के अंदर अभी प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके हवाले से भी आप गाइडेंस लेके कि इसमें कितना रॉ मटेरियल और कितनी लेबर लग चुकी है और किस बेस पे इसको शो कराना है, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। स्टॉक टेकिंग की एक्टिविटी ऑडिटर नॉर्मली करता है जब आप ऑडिट पे जाएं तो लास्ट डे ऑफ जो ईयर होता है किसी भी कंपनी का, उस वक्त स्टॉक टेकिंग की जाती है और एक टोटल्स मालूम किए जाते हैं और उस बेस पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दर्ज की जाती है। और उसमें कॉस्ट बेस भी आप ले सकते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी। और लास्टली कॉन्टीजेंट एसेट, जनरली हम इनको दर्ज नहीं करते
लेकिन ये वो एसेट होते हैं जो किसी ना किसी लॉ के तहत हो सकता है आपको मिल जाएं, आप किसी के खिलाफ आपने